ताजमहल द टेल ऑफ अ टेम्पल वैंडलाइज्ड। इसका ये टाइटल इसलिए दिया गया है कि जब शाहजहां के समय में, जो कि 1628 से 1658 तक था उनका उसका राज्य, उसमें जिस तरह से लोगों के धर्म परिवर्तन हो रहे थे, वैसे ही जो हिंदू महल थे और इमारतें थी, वो भी जबरदस्ती से कब्जा करके उनका भी रूपांतरण किया जा रहा था। तो उसी तरह जो ये ताजमहल है, एक राजा मानसिंह का महल था और उसे वैसे का वैसे हस्तगत करके वो प्लॉट ऐसा बाद में आर्कियोलॉजी ने चेंज किया, पर वो महल ही पहले महल ऐसा का ऐसा था। सिर्फ उसमें से शिवलिंग निकाल दिया और बाहर से जो हिंदू चिन्ह थे उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। ये बाद में कहा गया कि प्लॉट लिया, पर शाहजहां खुद कहता है कि मैंने मानसिंह का पैलेस, जो कि इनके जयसिंह के कब्जे में था, उनके मिल्कियत में था, वो मैंने लिया। उसका मैं पूरा दूंगी बादशाहनामा का जो कनेक्शन है उसमें। ये श्री पुरुषोत्तम नागेश्वर जी, इनका 2-3 लाइन में ही परिचय देती हूँ। इन्होंने ये सारा इतिहास का पुनर्लेखन किया और सबसे पहले वो MA LLB है। MA इतिहास में नहीं है, इंग्लिश में है, और लॉ सीखे हैं पूना यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद वो सेना में चले गए और वहाँ से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा लेकर INA में प्रवेश किया और देश के स्वतंत्रता सेना में वहाँ गए और उनके युद्ध में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने कई वर्ष तक पत्रकारिता की तथा इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री स्थापित की, जिसमें पूरा इतिहास हमारा कैसे शत्रुओं द्वारा लिखा गया है और गलत है, उस पे उन्होंने करीब 20 पुस्तकें लिखी है। और यही ताजमहल पे लिखी हुई उनकी पुस्तक में से मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि उन्होंने जितना साफ साफ उसमें लिखा है वो आप तक पहुंचा सकूं। अब ये जो हम हमेशा ताजमहल की प्रतिकृति देखते हैं, ये इतनी सी ऐसे देखते हैं, पर एक्चुअली ये करीब 38-40 एकड़ की पूरी जमीन है और ये 7 मंजिली है, यानी 40 एकड़ हॉरिजॉन्टल और 7 मंजिलें वर्टिकल। इसके नीचे 2 लाल पत्थर की दूसरी और मंजिलें हैं, वो आपको आगे चित्रों में दिखाऊंगी। और यहाँ सिर्फ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये देख के लोग कहते हैं कि ये तो हमें मुस्लिम ही लगती है, ये डोम है और ये मीनारेट्स हैं और यहाँ कुरान खुदा हुआ है, यहाँ कब्रें बनी हुई हैं, तो फिर ये किस तरह से महल हो गया। तो सबसे पहले ये मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि ये जो गुंबद है, ये कुंभ शब्द से लिया गया है और ये पूरी तरह से शिल्प शास्त्र पर आधारित है। भारतीय शिल्प शास्त्र में ये यहाँ से कलश से लेकर नीचे तक इसका पूर्ण अलग अलग वर्णन दिया हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये मीनार नहीं है, ये मीनार आप इसको कह सकते हैं उर्दू में, पर ये दीपस्तंभ हैं जो कि हम किसी भी शुभ स्थल पे, जैसे कोई शादी की वेदी है या सत्यनारायण की पूजा है, तो उसके चारों ओर केले के घड़ या फिर दिए समई वगैरह लगाते हैं। उस प्रकार से इसको आप देखें। और ये जो कब्रें वगैरह बनी हुई हैं वो बाद में रखी गई हैं, वो तीसरी मंजिल पे हैं। तीसरी मंजिल पे कभी कोई मुर्दा गड़ता नहीं है और वो है भी या नहीं वो भी ढूंढना पड़ेगा, पर कहते हैं कि वहाँ तीसरी मंजिल में गाड़ा है उसे, शाहजहां को भी और मुमताज को भी। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या सच है इसमें। इसके कुछ फैक्ट्स जो यहाँ दिए हुए हैं। ये जो मुमताज, ये सब कहानी कैसे शुरू होती है कि जब मुमताज की मृत्यु हुई, तो उसका असली नाम मुमताज महल नहीं था, उसका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम या मुमताज उल जमानी। मुमताज महल ये बाद में वो ताजमहल में दफनाने की वजह से उसका नाम पड़ गया मुमताज महल, बट शी वाज एक्चुअली मुमताज उल जमानी एंड अर्जुमन बेगम बानो। उसका 1612 में जब विवाह हुआ और 14वें डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 7 बच्चे थे और उसकी तबीयत एकदम बिगड़ गई डिलीवरी में। और वो जैनाबाद में, यानी बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक जहाँ और ठहरी हुई थी, वहीं उसकी मृत्यु हो गई।
पर उसको दफनाने के लिए ताप्ती नदी के उस पार जाके जैनाबाद नामक एक जगह है जहां उन्हें कोई ऐसा गार्डन पैलेस मिल गया और वहां उसे दफना दिया गया। और फिर उसकी कहते हैं कि उसके शव को 6 महीने बाद 8 जनवरी 1632 में आगरा शिफ्ट किया गया। पहले तो ये कि वो वहां से शिफ्ट किया गया क्या, तो हमने पत्र लिखकर उनसे पूछा, इनके जो दे आर अंडर भोपाल ज्यूरिसडिक्शन, भोपाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पूछा कि ऐसा कोई प्रमाण है क्या यहाँ से निकाल के शव ले जाया गया, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो ये इंटैक्ट है। और वहां जब पूछते हैं आगरा में तो कहते हैं नहीं नहीं वो मिसेस शाहजहां को यहाँ दफनाया गया। तो ऐसे कहकर अब ये भी मजाक ही बना हुआ है कि वहां दफनाई है या वहां यहाँ पे आगरा में है या जहानाबाद में, पर वो दोनों क्लेम करते हैं कि यहीं पे है, कुछ यहाँ से हिलाया नहीं गया। तो आगे देखते हैं क्या कैसी वो कब्र थी इस जगह। ये जहानाबाद है जहाँ पे उसकी, ये सॉरी बुरहानपुर है जहाँ उसकी मृत्यु हुई। और फिर ताप्ती नदी है बीच में, उसके पार जाके अब इसकी ये हालत हो गई, यहाँ पे उसे दफनाया गया। ये टूम है। फिर ऐसे कहा जाता है कि अकबर ने और शाहजहां ने आके आगरा शहर बसाया। तो हमें उस समय का कैसे पता लगेगा कि आगरा सिटी की क्या अवस्था थी तब। तो एक डच जो सैनिक था, एक डच कंपनी में काम करने वाला विजिटर, उसने बताया, उसने अपने संस्मरण लिखे हैं और उसमें कहा है कि आगरा एक बहुत ही महलों से भरा हुआ शहर था जो लंबाई में ज्यादा था और चौड़ाई में कम था। क्यों? क्योंकि ये जो सारी यमुना नदी है, ये जो दिख रही है ये यमुना नदी है, इसमें लाल किला है, ये ताजमहल है, और यानी ये मानसिंह का पैलेस, ही कॉल्स इट एज मानसिंह पैलेस, एंड देयर इज माधव सिंह पैलेस। फिर राजा भोज का पैलेस है, आसफ खान का पैलेस है, ऐसे वो बहुत से नाम देते हैं। ये अराउंड रिवर फ्रंट में ये सब बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स और लॉर्ड्स के पैलेसेस और घर बने हुए थे। और इसलिए शाहजहां ने उसे यहाँ लाके कि सब लोग देखें, ऐसे टैवर्नियर का कहना है कि उसने यहाँ लाके क्यों दफनाया, क्योंकि ये ऑलरेडी फैशनेबल और नोन जगह थी जहाँ लोग विजिटर्स आते थे विदेशी, और इसीलिए ये मानसिंह का पैलेस जो था वो लेकर वहां उसे दफनाया गया। तो इसमें उन्होंने बताया कि 10.5 मील तक, यानी उसके वो डच होने की वजह से उसने लिखा था कि पेल्स्टर नामक का विजिटर था वो, कि 3.5 माइल्स, 3.5 डच माइल्स इज इक्वल टू 10.5 इंग्लिश माइल्स। सो ये 10.5 मील तक पूरे महल और ये बसे हुए थे, इसलिए ना कि शाहजहां ने या अकबर ने आके इसे बसाया। आगरा सिटी पहले से ही सब राजाओं का और प्रिय स्थान था। So that is one. फिर ये जो मैंने आपको बताया कि जो हमें सफेद ताजमहल संगमरमर का दिखता है वो इस जगह दिखता है, ये इतना सा, और ये बाकी पूरा ये सब प्रेमाइसिस है, ये ताजमहल की है। इसके यहाँ से श्री दरवाजा है, ये मेन गेट है, यहाँ पे सब दरवाजे आके मिलते हैं। ये श्री दरवाजा यानी ताजगंज बाजार है इसके बाहर। ये बादशाही गेट यहाँ से आता है, और ये जयसिंहपुरा गेट यहाँ से आता है। ये ओबरॉय शेरेटन की तरफ से आता है, ये लाल किले की तरफ से आता है। यहाँ पे फिर नक्कार खाना बना हुआ है, ये और ये दोनों नक्कार खाने। यहाँ मस्जिद, ये दोनों मस्जिद, और इसका क्या, इसको दे आर मिसयूजिंग इट एज मस्जिद। एक्चुअली ये और ये दोनों एक जैसी मेहमान खाने यानी कम्युनिटी हॉल जो लोगों को रहने के लिए बने हुए थे ताजमहल के दोनों तरफ, और ये बीच में जो शिव मंदिर था, डॉर्मेट्रीज जैसे या अतिथि गृह जैसे थे। नहीं तो एक मस्जिद और ये दूसरा क्या, उसका नाम भी नहीं है, वो जवाब ऐसा कहते हैं। तो असल में ऐसा था कि यहाँ मेहमान वगैरह आके रहते थे। और नगार खाने इसलिए, नहीं तो मस्जिद के पास कभी नगार खाना अलाउड नहीं है। हमें पता है कि जब दुर्गा पूजा का या गणपति का प्रोसेशन किसी मस्जिद के सामने से जाता है तो पत्थर पड़ते हैं, तो उन्हें वो भी आवाज या संगीत पसंद नहीं है, तो वो कभी भी मस्जिद के पास ये बनाएंगे नहीं नकार खाना। तो जो मैंने कहा, किसी भी बिल्डिंग बनाने का कोई पर्पस होता है और उस पर्पस के हिसाब से जो उसमें रचना होती है वो उस हिसाब से होती है। तो यहाँ ऐसी कोई रचना नहीं है कि सिर्फ ये इस कब्र के लिए इतना सारा कुछ बनाया जाए जिसका कोई इससे मेल ही नहीं। तो यही जो पूरा मैप है ये शॉर्ट में यहाँ दिखाया जाएगा। इसका ये स्केल थोड़ा अलग है।
अब ये पूरा इनर कोर्टयार्ड इसको कहते हैं, ये आउटर कोर्टयार्ड है, ये गेटवे है जिसका ये 1000 बाय 430 फीट है, और ये 1000 बाय 1460 इनर कोर्टयार्ड। सो दिस इज यमुना रिवर हियर, यहाँ से पूरी जो बहती है, और ये यहाँ का उत्तर भाग है जो वास्तु के दृष्टि से अगर उत्तर में पानी हो या पूर्व में पानी में हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस वजह से सब लोग चाहते थे कि हमारे महल यहाँ बने पूरे यमुना रिवर की तरफ से। ये दक्षिण है, ये है, और ये वाली पश्चिम दीवार और ये पूर्वी दीवार है। ये सब गार्डन वगैरह हैं, बाग बगीचे, इसमें भी ऐसे फूल और पौधे लगे हुए थे जो कि शंकर भगवान की पूजा में बेल का, हर श्रृंगार का, जाई का, जुई का, ये सब पौधे यहाँ लगे हुए थे। ऐसा उस समय के विजिटर्स ने लिखा हुआ है अपनी बखरों में, अपने संस्मरणों में। अब ये है पूरा व्यू जो मैं कह रही हूँ कि 40 एकड़ तक है। ये मेन गेटवे है, यहाँ पे सब वेलकम साइंस बने हुए हैं, इस यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ आकर ये वाला, ये दोनों नकार खाने हैं यहाँ, ये मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद, और ये मेहमान खाना, और ये ताजमहल का बीच का हिस्सा जो हम सिर्फ ये देखते हैं। इसमें भी अब सिर्फ एक मंजिल देखते हैं जहाँ पे वो झूठी कब्र है। पहले कम से कम नीचे जो असली कब्र कहते हैं जिसे, सो कॉल्ड असली कब्र, वहां भी दिखाते थे और एक और मंजिल दिखाते थे, पर अब तो सिर्फ जो सेनोटाफ है जहाँ पे झूठी कब्रें बनी हुई हैं उतना ही हमें देखने को मिलता है। ये उस गेट के चारों तरफ से जो गेट के एंट्रेंसेस है वहां पे ये ऐसे बड़े बड़े बाजार जैसे आजकल यहाँ फोटोग्राफर की दुकानें ऐसे बनती, पर उस समय ये हाथी और घोड़े इनका पार्किंग प्लेस होता था। जो बड़े बड़े लोग आते थे, राजा महाराजा, अपने हाथी और घोड़ों पर यहाँ पे उनको रखते थे, या फिर यहाँ पे ऐसे 3-4 हर तरफ से ऐसे हैं, तो कहीं बाजार भरते थे या कहीं पे गार्ड्स को रहने की जगह थी। तो ये सब लाल पत्थर में बने हुए हैं, और यहाँ ऊपर कैनोपीज वगैरह। फिर ये जो दूर से मैंने आपको दिखाया मेन एंट्री गेट, इसमें ये 11 मिनी डोम्स बने हुए हैं, यानी छत्र हैं। ये सबके अतिथियों को वेलकम करने के लिए यहाँ से ऊपर ये जो छत्र हैं, इसका 11 नंबर एक महत्व है कि एकादश रुद्र शंकर की पूजा में लगते हैं, उसमें ये 11 हैं, और ये मेहराब पे भी 11 है। ये दोनों और चारों उस तरफ ये सारी 4 छत्र हैं, कैनपीज हैं, इसका भी मैं महत्व बताऊंगी। तो ये सब वेलकम करने के लिए, जैसे हम किसी के ऊपर छत्र पकड़ के उसको अंदर ले जाते हैं, वैसे ये छत्र के समान है और अंदर प्रवेश करते हैं इसमें। इन्हीं को मैं पास से दिखाऊंगी, ये सब हैं डोम्स। और इसका बाकी वर्णन ऐसे है कि ये मीनारे नहीं है, हॉलो नहीं है, ये दीपस्तंभ हैं दोनों। और ये जो यहाँ पे नाग हैं जो मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगी, सिर्फ आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ है। यहाँ पे त्रिशूल है और ये कुरान खुदा हुआ है, और ये अगर आप पास से देखेंगे तो ये कुरान खुदे हुए जो पत्थर हैं उनमें पैचवर्क ज्यादा है, उसका संगमरमर और इनका बाकी का संगमरमर में भी आपको फर्क दिखेगा। तो ये जो यहाँ पे गणेश का तोरण बना हुआ है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये यहाँ नीचे एक गणेश एक फूल, एक गणेश एक फूल, ऐसा तोरण बना हुआ है जो मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ। गणेश, ये जो गणेश है ये 3 in 1 है। ये इसके ऊपर केले के पत्ते हैं, ये फूल है केले का, और ये गणेश ऐसे है कि एक सूंड इधर, ये आंख, ये आधा पेट वगैरह, ये पाँव, और ये दांत, ऐसा आधा, और वैसे ये ऐसा आधा, और ये पूरा मिला के देखेंगे तो ये भी एक गणेश है। तो ये 3 in 1 है जो इसमें 3 डायमेंशनल है, और 3 गणेश में एक गणेश ऐसा बनाया हुआ है। तो ये हर अपने मंदिरों के बाहर गणेश की मूर्ति और ये होती है, सबसे पहले गणेश का हम नमन करके, वंदन करके फिर ही अंदर जाते हैं। उसी तरह से ये बाहर के तोरण जो बने हुए हैं ये गणेश की मूर्ति के बने। अब इनका मुगल उससे कोई संबंध नहीं है। मुगल आर्किटेक्चर में अगर कोई है कुछ तो वो खजूर का पेड़ बनाते,
या कोई ऊंट बना देते, या उसको मुमताज को कहते हैं गुलाब का फूल प्रिय था वो बना देते। वो तो कुछ भी ऐसा चिन्ह नहीं है पूरे ताज में। ये जो एंट्रेंस का ज्यादा नहीं बताऊंगी कि ये जो इस गेट में से जब आप एंटर करते हैं तो आपको बस इतना सा ताजमहल दिखता है, इतना सा। और ये इसका प्रिसीजन है कि बीचों बीच खड़े होंगे तो ये बिल्कुल सिमिट्री में इतना दिखेगा। उसके बाद थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो ये बिना मीनार का यानी बिना दीप स्तंभ का इतना ही दिखेगा। थोड़ा आगे जाके बीचों बीच जाएंगे तो ये दिखता है। ये इसमें ज्योमेट्रिकल जो प्रिसीजन है वो उसकी ब्यूटी है, और जिस तरह से वो हमारे सामने पूरा आगे जाके प्रकट होता है, एक वो अनुभव है लेने लायक कि एकदम हम लाल पत्थरों में धूप में से निकल के जब सामने ये सफेद संगमरमरी ताजमहल दिखता है, तेजोमहल है, तो आप सच में सोचते हैं कि ये दुनिया का एक अजूबा है। बाद में ये जब हम देखते हैं तो ये 2 मीनारें दिखती हैं सिर्फ, और फिर और थोड़ा आके मध्य में जब जाते हैं तो ये चारों दिखते हैं, और फिर वो अपनी पूरी भव्यता में इस तरह दिखाई देता है। तो इसके बाद है उसका ही जो ये वाला ये है, ये इतना भव्य है, इतना ऊंचा है कि मेन गेट का ये सुपर स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये पुराण खुदी हुई है। यहाँ ये त्रिशूल बने हुए, ये त्रिशूल है, और यहाँ सब नाग हैं। ये वो दीप स्तंभ है, दिया और बाती जैसे है, उसका भी डिटेल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस नाग के 2 जोड़ी नाग एक दूसरे की तरफ मुंह करके नाग के फोटो है। यहाँ पे ये त्रिशूल है। ये सब आप खुली आंखों से देख सकते हैं, बाइनोक्यूलर की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती। ये घंटियां हैं ऊपर बनी हुई, नाग, घंटियां, त्रिशूल आदि की कहीं भी कब्र में जरूरत नहीं है। और ये कुरान खुदा गया है, ऊपर से लगाया हुआ है। इसका क्लोजअप है ये त्रिशूल, और ये एक तिलक के जैसा दिख रहा है बीच में। और ये जो प्लेन है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे प्लेन दिखेंगी, तो उसमें शायद ये इस तरफ मूर्ति या कुछ ऐसे शिलालेख हो, वो उल्टे करके कर दिए, या नहीं तो कहीं भी ताजमहल में ऐसे प्लेन पत्थर नहीं है, हर जगह कुछ न कुछ कारीगरी की हुई है। ये नाग हैं, ये घंटियां हैं, जो हमने लाल पत्थर में देखे वैसे ही ये संगमरमर पे भी बने हुए हैं। और ये along the entire length of Taj Mahal this design will be seen, जो कि मुझे लगता है कि सिग्नेचर डिजाइन है उनका, नाग मुख्यतः। और ये बेल्स, ये मंजिलें शायद हमने देखी नहीं पिछले पिक्चर्स में। ये इस ताजमहल की जो संगमरमर लाल पत्थर है उसके नीचे की ये दोनों मंजिलें हैं। ये यमुना की तरफ जो भाग है उत्तर दिशा का, वहां पे है। ये है सब जगह, पर ये जो दिखा रही हूँ वो यहाँ है। और इसका क्या मतलब है कि यहाँ एक वुडन ये दरवाजा है जो कि अब तोड़ के ये ब्रिक अप कर दिया गया है। उसका भी कारण बताती हूँ। इसकी कहानी ऐसी है, आपको सिंपल सा दिख रहा है। तो एक न्यूयॉर्क के मार्विन मिल्स नामक आर्किटेक्ट थे, जो 1974 में उन्होंने पीएनओ की ताजमहल की पुस्तक पढ़ी, और वो खुद आर्किटेक्चर के प्रोफेसर थे, जो प्रैट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर न्यूयॉर्क, वहाँ प्राध्यापक थे। उन्होंने जब ये पुस्तक पढ़ी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि जो मैं अब तक मुगल आर्किटेक्चर समझ रहा था वो ये कैसे इन्होंने लिखा है। तो उन्होंने तुरंत पत्र लिखा पीएनओ जी को कि मैं आपके दृष्टि से हिंदुस्तान आके ये देखना चाहता हूँ, आगरा आके मुझे ताजमहल देखना है, और क्या आप दिखाएंगे। तो उन्हें तो चाहिए ही था कि कोई, वो तो चाहते ही थे ऐसे, इसलिए वो आए फिर 1974 में, और मिस्टर के साथ दिल्ली से आगरा गए देखने। और देखते देखते उन्होंने कहा मुझे तो पूरा मैं कन्विंस हो गया हूँ कि ये हिंदू पैलेस ही है, आर्किटेक्चर हिंदू है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, मिल्स, प्रोफेसर मिल्स, मार्विन मिल्स न्यूयॉर्क के। तो वो कन्विंस हो गए थे, पर फिर भी वो बोले कि एक ऐसा साइंटिफिक टेस्ट है, कार्बन 14 टेस्ट है,
जिससे पूरा ही निर्णायक ये हो जाएगा कि ये ताजमहल कब का है। तो उसका कहना था मार्विन मिल्स का कि अगर मुझे कोई यहाँ से ऐसा सैंपल मिल जाए तो मैं ऐसी कार्बन डेटिंग टेस्ट मेरे लैब में न्यूयॉर्क से या लंदन से, मैं वहाँ यही काम करता हूँ, तो करवा दूंगा। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले तो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। तो ये प्रकाश भट्ट जी थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि देखो ये दरवाजा थोड़ा सा टूट रहा है और गीला सा हो गया, ऊपर की जगह थोड़ी है, तो उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा वहां से तोड़ा। जबकि उन्हें ये रिस्क था कि आर्कियोलॉजी वाले अगर उन्हें बताएं या मतलब वो ये अलाउड नहीं है, बट ही टुक दैट रिस्क मिस्टर ओक के लिए और अपने देश के लिए और इनके लिए कि ये प्रूव करने के लिए। और वो टुकड़ा मार्विन मिल्स न्यूयॉर्क ले गए और करीब 2-3 हफ्ते में ही उन्होंने वो किया, उसका टेस्टिंग किया, और उसमें ये पता लगा कि वो कम से कम 300 वर्ष ताजमहल से, आई मीन शाहजहां के काल से पुराना है। यानी 1270 से उन्होंने कहा 1448 एडी, और ये मुमताज कब मरी थी 1631 में। तो कम से कम 200 साल और ज्यादा से ज्यादा 300-400 साल, जबकि इसमें एरर होता है सिर्फ 100 साल का। अगर 100 साल का एरर भी पकड़ा जाए तो भी ये 1630 के काफी पहले का बना हुआ है। ये पूरा उन्होंने टेस्ट करके रिपोर्ट के साथ भेजा। और फिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जब भेजा गया, जैसे हमें लोग पूछ रहे थे कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कांटेक्ट में हैं कि नहीं, शुरू से तब से ही मिस्टर पूरे वहीं से उनके कांटेक्ट में, पर उन्होंने हमेशा ये दबाने की कोशिश की है। इन्होंने मार्विन मिल्स ने एक पत्र और मिस्टर ओक ने भी पत्र लिखा आर्कियोलॉजी को, और ये सैंपल लिया है हमने और ये टेस्ट करके आपको मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कि ये है। उस पर उनका ये जवाब आया कि ताजमहल इज वेल डेटेड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Moreover, BARC and Physical Research Laboratory Ahmedabad are also seized of the problem, and it is not considered desirable to have any further investigation at this stage. Your offer is greatly appreciated. So उन्होंने वो कह दिया कि भाई ये तो प्रूव्ड है ऑलरेडी, हमें कुछ ये प्रूव नहीं करना है। और ऐसा भी कुछ उन्हें नहीं किया कि आप कैसे लेके गए वहां, बस उस बात को दबा देना है, यही है। या तो वो कहते कि कैसे आप लेके गए वो लकड़ी, या क्यों किया, ऐसे भी नहीं पूछा, क्योंकि बिना बात ऊपर आ जाएगी बात। तो वो तो कोई कारण ढूंढते हैं कि किसी तरह ये दबी रहे। इसलिए इतना उनको कहने पर कि मैं इसी काम से जुड़ा हुआ हूँ और आपको कम से कम नुकसान, ताजमहल में कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फिंगर टिप के ऊपर जितनी आती है मिट्टी या ये ब्रिक का हिस्सा, उतना ही मुझे 20 जगह से अगर लेके टेस्ट करके बताऊंगा। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वो तो नहीं करने दिया, और क्या किया, ये ब्रिक कर दिया, वो लकड़ी का दरवाजा निकाल के यहाँ बंद कर दिया बस। अब आप बताइए कि सरकार की मदद ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं ले सकते। फिर एग्जैक्टली ये कब हस्तांतरण हुआ, ये कैसे हुआ, तो उसका मैं ये बताती हूँ कि ये जो हम प्रूफ्स लेते हैं वो उस समय के जो बखर लिखने वाले होते हैं राजा के दरबार में, उनसे, या जो यात्री आए होते हैं उनके संस्मरणों से, या कुछ आदेश या फरमान दिए होते हैं उनपे से, या कुछ पत्र उस समय के मिलते हैं। इन चारों में से इस ताजमहल के बारे में पता किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो बादशाहनामा, जो ऑथेंटिक शाहजहां ने खुद अपने राज दरबार में, जो मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी नामक एक व्यक्ति था, उसे अपना ये ब्यौरा सारा लिखने को कहा था। तो उसने एक 1600 पेज का बादशाहनामा लिखा है, और उसमें 2 वॉल्यूम्स में, और उसमें वॉल्यूम 1 402 और वॉल्यूम 1 के 403 पेज पर जो उस बखर में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द पैलेस ऑफ राज, ये पर्शियन में लिखा हुआ है, पर पर्शियन का ट्रांसलेशन भी किसी ने किया नहीं है इंग्लिश में। ये पीएन ओक जी ने आर्कियोलॉजी में जाके इसका ट्रांसलेशन करवाया, जबकि अकबरनामा या जहांगीरनामा या दूसरे जो भी पहले के और उनके बाद के राजे होके गए, उनका सबका ट्रांसलेशन है। और इसका एटलीस्ट पर्शियन जो रिकॉर्ड है
वो बंगाल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ने एटलीस्ट पर्शियन उसका स्क्रिप्ट लिख के रखा है, इसलिए वो पर्शियन एक्सपर्ट से जाके ट्रांसलेट करवा के लिया। तो वॉल्यूम 1 में पेज 402 पे वो कहता है, द पैलेस ऑफ Raja Mansingh, which was owned by his grandson Raja Jai Singh, was selected for the burial of the queen. Note the word palace. The palace was selected of the queen under the sky high lofty mausoleum, जिसका पर्शियन ये है, इमारते आलीशान वा गुम्बजे, यानी ऐसी आलीशान इमारत जिसपे गुम्बज था। यानी जब मुमताज दफनाई गई तो ऐसे महल में दफनाई गई जहां ऑलरेडी गुम्बज था, यानी ताजमहल गुम्बद तक बना हुआ था 1631 में। ऐसे तो कोई जादू की छड़ी नहीं फिर गई कि 6 महीने में ऊपर से गुम्बज बन गया और फिर नीचे बिल्डिंग है। इतना पूरा करने के लिए आज ये भी एक प्रश्न है कि नीचे जो आज के जमाने में भी इतनी बिल्डिंग बनाने के लिए कितना समय लगेगा, नीचे की फाउंडेशन जो वेल फाउंडेशन है या जो भी, तो वो भी, तो ये 6 महीने के अंदर इमारत आलीशाह वा गुम्बदे में उसको दफना दिया, और ये उसका खुद बादशाहनामा कहता है। पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लिया ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया है। वो लेते हैं टैवर्नियर का रेफरेंस, जो वो कहते हैं ना 20,000 लोग, 20,000 वर्कर्स वर्कड फॉर 22 years, बस ये रटाया हुआ है। और इसका रेफरेंस कहाँ से आता है? तो ये आता है, टैवर्नियर नामक एक फ्रेंच प्रवासी या यात्री आया था, जो कि मुमताज के मृत्यु के 10 साल बाद आया था 1641 में। तो उसकी टेस्टिमनी ज्यादा होगी सच्ची, या जो खुद बादशाहनामा में लिखा हुआ है उसकी होगी। तो इन्होंने कन्वीनियंटली ऐसी ही चीजें ली हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि जो इस कथा को सूट करती हैं कि मुमताज और ताज में इसका शाहजहां का बहुत प्रेम था, और उसकी याद में ये ताजमहल बनवाया बादशाह ने। जबकि आपको ये भी बता दूं कि उनका शाहजहां ने मुमताज की पहली पत्नी नहीं थी और ना ही वो आखिरी थी, वो उतना ही अय्याश राजा था, बादशाह था। ना तो परस्त्रियों से, राज दरबार के लोगों की पत्नियों से, अपितु अपनी स्वयं की पुत्री से उसके अय्याशी के किस्से लिखे हुए हैं और ऑथेंटिकेट किए हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ उसको ताजमहल में दफना दिया इसलिए उनका बहुत प्यार था वगैरह, ऐसे सब झूठ बाद में ये कहानियां गढ़ी गई हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। तो ये आता है वहाँ नगार खाना, जो मैंने आपको उस प्लान में दिखाया था, ताजमहल के थोड़ा पहले है। और ये एक गुम्बद है, और यहाँ सब, यहाँ आप शनिवारवाड़ा या बड़े बड़े दूसरे भी महलों में देखेंगे कि आमेर पैलेस के जहाँ नगार खाने होते हैं, जहाँ अतिथियों का स्वागत होता है, जो महत्वपूर्ण अतिथि आते हैं, या जो राजा भी सुबह उठते वक्त या पूजा के वक्त या नगाड़े ढोल वगैरह बजते हैं। जबकि किसी कब्र में या मकबरे में एक नगार खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तरफ हैं इसके। अब ये जो ताजमहल है, ये सो कॉल्ड मस्जिद है, और ये इसका जवाब है। तो मस्जिद में अब ये टूम है, अगर इसको मीनार भी कहें तो ये तो मस्जिद नहीं है, ये मकबरा है और इसमें मीनार आप कहते हैं। और ये तो मस्जिद है, तो भी इसमें एक भी मीनार नहीं है, कुछ मीनार नहीं है। 3 डोम है उनके, उसमें एक ही डोम होता है और एक मीनार होती है, क्योंकि उनका एक अल्लाह और एक पैगंबर। और हमारे जो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, ये और त्रिगुणात्मक प्रकृति, सबका 3 अपने यहाँ हर अंक का एक महत्व है। और किसी भी असली आज की कोई देखेंगे आप मस्जिद, उसमें एक ही गुम्बद होता है, एक मीनार होती है, और वो गुम्बद पे भी ऐसे फूल वगैरह, इन्वर्टेड लोटस वगैरह कुछ नहीं होते, प्लेन गंजा होता है। अब ये जो ताजमहल के संगमरमरी, ये बाहर की जो दीवारें हैं, जब आप सेनेट ऑफ चैम्बर में एंटर करते हैं, उसके बाहर ये बने हुए, ये दतूरे के फूल है कहते हैं। ये इसमें ओम और शंख के पत्ते हैं, मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ। ये बने हुए, जो कि शिव पूजा में अत्यंत महत्व रखते हैं।
ये फूल ऐसा बना हुआ है, इसमें ये ओम आकृति बनी हुई है, ये शंख है, और ये बेल, ये इसके परागकण जो है, these are all हिंदू रिलीजियस सिंबल्स। ये ओम का ये बीच में उकार है, ये इसका ये है, ये शंख, ये पूरा ये बड़ा ऊ एक के अंदर, और ये शंख के आकार के पत्ते हैं। ये कारीगर ने कारीगरी की हुई है जो किसी मंदिर के इसमें आवश्यक है, यानी ओम है, शंख है, त्रिशूल है, ये सब कब्र से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ये देखिए शंख के बने हुए ये पेड़ है, ये शंख है सब। ये जाली है, तो ये क्या किसी कब्र से मेल खाते हैं क्या? नहीं। अब ये जो सेंट्रल डोम है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका, इसके चारों तरफ ऐसे ही 4 और कुंभ है या कलश है, ये बीच का बड़ा, ये 4 दीप स्तंभ, और ऐसे ही एक चारों तरफ ये 4 है, यानी ये पंच रत्न के तरह से, यानी शिव जी के इसमें जो कहते हैं कि पंच महाभूतों को ये कंट्रोल करते हैं, या अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, इन पांचों के ऐसे कहते हैं ओम नमः शिवाय का जो जप होता है वो इन पांचों को संतुलन में रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उसी को प्रमाणित करते हुए यहाँ पे 5 छोटे छोटे 4 ये गुंबद और बीच का एक 5 है, इसमें पांचों नहीं, चारों नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ भी ये नाग के बने हुए हैं जोड़ियां, जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। ये नाग बना हुआ है, ये देखिए नाग है, यानी हर दीवार पे, हर बॉर्डर पे, अलोंग द एंटायर लेंथ नाग का होना ये शिव जी के मंदिर का ही प्रतीक हो सकता है, और कुछ नहीं। और ये जो दिया है इसमें भी ये ऐसे कपास के जैसे, ये बाती के जैसे, बहुत ही सुंदर इसका ये चित्र किया हुआ है चारों तरफ। यहाँ पे भी ये नाग है। अब ये जो मेन डोम है, ये सिर्फ ऐसा एक डोम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो शिल्प शास्त्र के हिसाब से इन सब का नाम है कि यहाँ ये शिखर है, ये पद्म है, फिर ये कलश है, ऊपर चांद है जो शिव के सिर पे भी होता है, और त्रिशूल है, वो आगे के फोटो में दिखाती हूँ। ये इसमें यहाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये गुंबद में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियां, यहाँ रास्ता है, जो हम लोगों ने परमिशन ले, जब मैं बचपन में पिताजी के साथ गई थी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कि हम रिसर्च कर रहे हैं, परमिशन लेके ये खुलवा के यहाँ गए थे। ये डोम के अंदर ये सीढ़ियां हैं, यहाँ इसका दरवाजा है, तो वहां जाके ये देखा कि ये गुंबद में एक और गुंबद है, गुंबद के अंदर गुंबद है, जो एक ऐसे उल्टी कढ़ाई की तरह रखा हुआ गुंबद है, और उसके ऊपर लाइक अ कैप, दिस इज अनदर। तो गुंबद का ये महत्व है कि जब हम वहाँ कुछ जप वगैरह करते हैं तो उसका प्रतिध्वनि जो आती है वो बढ़ के आती है, और उसका परिणाम हम पे और भी ज्यादा होता है। तो ये इस तरह का गुंबद है, और जिसमें 13 फुट चौड़ी दीवारें हैं, यानी दीवार है ये, उसमें जो 13 फुट थिकनेस की इसके अराउंड ये पूरी दीवार है, जो एक कमरा भी कभी कभी 13 फुट का था। अब ये पास से देखिए, ये त्रिशूल है, यानी ये कलश है, ये इन्वर्टेड लोटस, इसके ऊपर ये कलश, कलश के ऊपर कलश, और ये ये जो चांद है, जो इस्लामिक चांद होता है वो सी के आकार का होता है, और ये इसका मैं क्लोजअप आपको और दिखाऊंगी कि कैसा है। ये देखिए, दिस इज अ ट्राइडेंट, ये चंद्र है, ये बीच में कलश है, ये नारियल है, और ये आम के पत्ते हैं उसमें, और ये सब कलश, कोकोनट, एंड इट लुक्स लाइक अ ट्राइडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। और इसमें ये जो कि एक कलश, नारियल और आम के पत्ते, ये हमारे हर शुभ कार्यों में उपयोगी आते हैं। ये मेन गुंबद के ऊपर लगे हुए हैं। इसका और एक क्लोजअप, ये देखिए, ये कलश है, ये चंद्रकोर, और ये देखिए, ये यहाँ ऐसे है, ये आपको दूर से ऐसे दिखाई दी,
इसके ही पास का फोटो है, ये ऐसा है। और इसकी प्रतिकृति, इसका एक इमेज ग्राउंड पे बनी हुई है, जिससे एक प्लान पता रहे कि इसमें कुछ, ये कितने लंबा है, कितना चौड़ा है, इसमें क्या क्या बना हुआ है, इसका एक इमेज नीचे बनी हुई है। और ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि ये पहले सोने का था, और फिर बाद में ये ब्रिटिशर्स जब आए तो उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोगों ने ये निकाल के सोने का, अब ये पंचधातु का या कॉपर का वगैरह बना दिया, और तब इस पे अल्लाह लिखा दिया है, जबकि इसके नीचे जो प्रतिकृति है उस पे अल्लाह वगैरह कुछ नहीं लिखा है। और जिसने ये काम किया टेलर, ऐसे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेलर एंड अल्लाह, ऐसा कहा जाता है। अब इसका ही एक, ये देखिए, ये ईस्ट, ये जो पूर्व साइड की, पूर्व दिशा में जो लाल पत्थर का टेरेस में जगह है, वहां पे ये पूरा जो कलश दंड है, ये पिक्चर इतना क्लियर नहीं आ रहा है, पर ये रेड स्टोन है और उसमें ये ब्लैक स्टोन में वही यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसकी ये हाइट भी दी हुई 30.5 फीट है, उतनी पूरी डायमेंशंस दी हुई है। और वहाँ टेम्परिंग कर दिया, पर यहाँ उन्हें नहीं याद रहा कि ये भी उसका चित्र यहाँ बना हुआ है, तो ये ऐसे ही रहे। अब इसके बारे में मार्बल एडिफिस, जो मार्बल की जगह है वो कितनी, मार्बल एडिफिस स्टैंड्स ऑन अ मार्बल प्लेटफॉर्म 328 फीट बाय 328 फीट विद 4 मार्बल मिनारेट्स एंड 5 डोम्स। जो 5 मैंने बताया, 5 पंचरत्न की तरह वो 5 डोम्स, measuring 243.5 feet, 7 storied from the plinth upon the river bed to the pinnacle. Plinth से pinnacle तक उसकी इतनी height है। The skeleton of the building is of bricks and mortar. The top 4 floors plastered by marble slabs. Basically वो ब्रिक की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है, ईंटों का ताजमहल बना हुआ है। ऊपर की मंजिलों पे मार्बल लगा हुआ है, पैनलिंग की है, और नीचे there are 5 other buildings in the courtyard, the mosque, the Jawab, 2 nagar khanas and main gateway separating the inner and outer courtyard. जो मैंने आपको सब दिखाए, 2 नगार खाने, एक मॉस्क जो बना दी गई है, और एक जवाब। और इसमें यही सिर्फ लिखा है कि ऊपर मार्बल लगा है, पर नीचे रेड स्टोन लगा है, नीचे की मंजिलों पर रेड स्टोन लगा है ब्रिक का बन। अब ये आप देखिए, ये जो अंदर का, जहाँ पे ये दोनों, ये मुमताज की कब्र है और ये शाहजहां की कब्र है। अब कहते हैं अगर ये तीसरी चौथी मंजिल, ये तो चौथी मंजिल, अगर मुमताज को तो चलो कहते हैं कि उसका कुछ अवशेष ले आए, आपको क्या कहते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, उसको नहीं भी गाड़ा होगा, पर उसकी स्मृति में ये बना दिया, ठीक है बना दिया। पर जिंदा जब शाहजहां मृत हुआ तो उसको यहाँ कैसे गाड़ा तीसरी, उसकी तो कोई अवशेष नहीं ना लाए, तीसरे चौथे मंजिल पे आके किसी मृत को ये कैसे उसका शव डिसइंटीग्रेट हो। ये पूरी बनावटी कहानी है। और ये आप देखेंगे ये ऑक्टागोनल है, जो मैंने कहा बाहर से भी जो ताजमहल का, इट्स ऑक्टागोनल। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्टागोनल, ऑक्टागोन इन इंडियन नॉट माइथोलॉजी बट हमारी संस्कृति में जो 8 का क्या महत्व है, कि ये जो 8 दिशाएं हैं हमारी ही दश दिशा जिसे कहते हैं, तो एक दिशा तो ऊपर आकाश की तरफ हो गई, एक पाताल की तरफ नीचे, अष्ट दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अग्नेय नैऋत्य और वायव्य और ईशान्य, ये 4, और 4 मेन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 8, और ऊपर एक और नीचे दे, ये मिला के 10 दिशा है। और किसी भी राजा का या ईश्वर का अस्तित्व 10 दिशाओं में है, ये कहने के लिए उसका ये अष्टकोण महत्व बढ़ जाता है। और ये एक स्थापत्य शास्त्र की, हम कभी, यहाँ तो ये बिल्डिंग है पूरी व्हाइट मार्बल की, जो ये है बिल्डिंग, वो अष्टकोण में बनी हुई है, इसलिए ये अंदर का भी अष्टकोण है। और फिर इसमें ये ऐसे कैसे बना दी, इससे मैच नहीं हो रही। अब ये इसके ऊपर एक, ये आप चेन देखेंगे और ये लैंप लगा हुआ है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहते हैं ये लैंप लगाया क्योंकि ये चेन सिर्फ लटक रही थी। तो ये चेन इसलिए लटक रही थी कि यहाँ पे अभिषेक का वो कुंभ लगा था, पिचर था या कलश था,
जो शिवलिंग पे पानी टपकता था उस पे। तो ये तो सोने चांदी की चीजें सब काट के ले गए। अब मैं आपको एक यूरोपियन पीटर मंडी नामक उसी समय एक विजिटर आया था अंग्रेजों का, वह अंग्रेज था, और उसने कहा कि जब मुमताज की मृत्यु हुई यानी 1631 टू 1633 ही वाज इन आगरा, और उस समय यहाँ पूरी उसके कब्र के अराउंड एक सोने की रेलिंग थी। वो सोने की रेलिंग थी, चांदी के दरवाजे थे, और मार्बल ऐसे यूज हो रहा था जैसे कोई कॉमन पत्थर है, और सिल्वर एंड गोल्ड वाज बीइंग यूज्ड लाइक कॉमन मेटल्स, ऐसे उन्होंने वर्णन दिया हुआ है। पर यहाँ तो कोई सिल्वर नहीं, गोल्ड नहीं, चांदी के दरवाजे नहीं, रेलिंग नहीं, गए कहाँ वो सब? वो सब उल्टा इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ताजमहल में से वो सारे चोरी कर लिए गए, शाहजहां के इसमें ले लिए, लूट लिए गए। और यहाँ का भी जो कलश था, और एक कहानी जोड़ी थी कि यहाँ आंसू टपकता है, आंसू टपकता है, शाहजहां का आंसू टपकता है। तो वो इसलिए कि पहले से कथा थी कि शिवलिंग पे पानी टपकता था, तो वो पानी टपकता था, तो कहते हैं वो कैसे कहानी जोड़े, तो कहते हैं कि ऊपर का जो गुंबद है उसमें कारीगरों ने हथौड़ा मारा क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए, और उनसे काम करवा लिया, और वो हथौड़े में एक छेद हो गया, और ऐसे कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के, क्योंकि वहां पानी टपकता है ये पता था, अब उसको कैसे उस कहानी को ट्विस्ट करे, वैसे किया। ये जंजीर में पहले ऐसे नहीं लाइटिंग होती थी कोई बल्ब या इसकी तरह, यहाँ आजू बाजू में, यहाँ क्योंकि दिए के नीचे अंधेरा हो जाता है, तो दूसरे छोटे दिए या मशाल आजू बाजू लगाकर लाइटिंग की जाती थी, पर यहाँ पे एक कलश होता होगा, इसलिए ये चेन आज भी लटक रही है, पर उसमें लॉर्ड कर्जन ने लैंप लगा दिया, क्योंकि ये सोने चांदी का जो घड़ा था वो तो काट के ले गए। इसकी जो ऑक्टागोनल ये है, इसके ये क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको पर्शियन लैटिस कहते हैं। इसमें भी एक बर्नियर का ऐसा कहना है, उस समय का एक और हिस्टोरियन था, एक विजिटर था, जिसने कहा है कि गर्भगृह में ऐसे दृश्य थे एकदम चकाचौंध करने वाले, यहाँ रत्न सोने चांदी जो कुछ भी भरा हुआ था वो चकाचौंध करने वाला था, और सिर्फ मुस्लिम्स को ही अलाउड था उस गर्भगृह में जाने के, यानी जब ये पूरा हस्तगत कर लिया था। तो वहाँ की पूरी स्वर्ण और चांदी की जो चीजें थी वो लूट ली गई, जो रत्न थे वो लूट लिए गए, और उल्टा मींस डिस्ट्रॉयर्स हैव बीन कॉल्ड बिल्डर्स, दैट इज द आयरनी। अब ये वो लैटिस, पर्शियन लैटिस जो कहते हैं, उसका ये एक भाग है, और यहाँ पे ये अभिषेक पात्र बने हुए हैं, वो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। और ये भी हर दिशा में 8 में, यानी 12 अभिषेक पात्र हैं, यानी 12 into 8 is 96, और फिर ऊपर और 12 लगाए हुए, यानी 108 अभिषेक पात्र का यहाँ पूरा चित्र है। मैं इधर दिखाती हूँ, सॉरी, ये देखिए, ये हो रहा है, इसमें से जल या पानी या दूध का अभिषेक जैसे शिवलिंग पे करते हैं, ऐसे पूरे ये 12 बने हुए हैं जैसे ज्योतिर्लिंग। ये पर्शियन लैटिस के अराउंड है, ये शिवलिंग है, ये घड़ा है, उसमें से अभिषेक हो रहा है। तो ऐसा ही वो अभिषेक पात्र होता है, ये स्टैंड होता है, और उसमें इस तरह से शिव जी के ऊपर अभिषेक होता है। ये ऐसे कैसे हैं वहां पे, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर, इफ यू लुक अप, ये जो चेन लटक रही है नीचे, ये शिव जी के ऊपर जो कलश था ये इसमें लगा हुआ था। ये भी सब हिंदू मोटिव्स हैं। ये कह रहे हैं कि सन गॉड इज टिपिकल राजपूत सिंबल, बट ये त्रिशूल है यहाँ बने हुए। और ये भी एक कभी विचार आता है कि ये भी नाग तो नहीं हो सकते, नाग भी हो सकते। कईयों को देख के लगता है कि ये सूर्य है, और कईयों का ये भी कहना है कि जब नाग बिना फन किए हुए जब होता है तो इस तरह का भी दिखता है, या सूर्य हो सकता है। पर ये इस्लामी कब्र का ये कहना, ऐसे कहते हैं कि इस्लाम में तो कब्र बनाना या उसके बारे में कुछ लिखना या उस पे फूल पत्ती करना, या पूरी कब्र यानी जमीन से समतल हो जानी चाहिए। जो मोहम्मद पैगंबर का ये आदेश है कि कुछ भी अवशेष नहीं रहना चाहिए, पूरा भूमि में चला जाना चाहिए। तो भारत में तो कब्रें ही कब्रें, कितनी कब्रें हैं।
वो इसलिए कि जहाँ जो मिला उसमें उसको गाड़ दिया, या पहले वहीं वो राजा रहता था, महल कम है और कब्रें ज्यादा, और जो नहीं मिला उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जहाँ मिल गया वहां पे कब्र में कब्र बना दी। तो फिर कोई हिंदू मुड़ के आया ही नहीं वापस, उनके रहने के कोई निवास नहीं है, और कब्रें ही कब्रें ये सब। अब ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पे वो जो मस्जिद है, यहाँ से आप पीछे मुड़ के यहाँ आते हैं, और इस तरफ वो जवाब जो है, यानी दिस इज वन कम्युनिटी हॉल, दिस साइड द अनदर वन इज देयर, और ये पूरा कॉरिडोर है। यहाँ से आप ये छत में से पूरी नदी देख सकते हैं। ये काफी डीप ऐसे लगती है क्योंकि ये इतने ऊपर है, 2-3 मंजिलें यहाँ पे नीचे हैं, और ये बुर्ज है यहाँ के। और यहाँ सब ऑल अलोंग रूम्स हैं, बहुत ही कमरे हैं, वो अब अंदर से आपको दिखाते। ये जो मैंने कहा ना डोम, रिवर साइड व्यू ऑफ ताजमहल, ये एक डोम के बीच में दूसरा डोम है, ये एक है और ये है, और ये पूरी यहाँ पे जो शिवलिंग यहाँ यहाँ होने की शक्यता है। ये पूरी की पूरी मंजिल पूरी तरह से बंद कर दी गई है, फुल्ली ब्लॉक्ड। ये जो दोनों इसका ये एक क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, कंप्लीट स्टोरी सील्ड अप। अब जो शाहजहां इतना बनाएगा महल, तो वो इतनी सील क्यों करेगा, सब अंदर से कैसे बंद किए हैं वो भी दिखाती हूँ आपको कमरे। और फर्स्ट ऑफ ऑल शाहजहां ने ये क्लेम ही नहीं किया है कि मैंने बनाया, उसे दफन किया मानसिंह का पैलेस, जय सिंह से लेकर वहां पे इसको दफन किया, ऐसे उसका खुद बखरकार कह रहा है। तो फिर बाद में ये सब कहानियां ब्रिटिशर्स ने घड़ी। अब ये 7 मंजिलें हैं, ये पहली, नीचे की दूसरी, ये उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये 7, ऐसे ये 7 मंजिलें हैं। और ये हम सिर्फ यहाँ पे जो देखते हैं, ये नीचे की पूरी मंजिलें बंद हैं, बस एक ही यहाँ। अब ये कैसे बंद की हुई है, ये अब नीचे जाने के लिए नीचे इसी तरफ स्टेयरकेस एंट्रेंस टू स्टील सील्ड फ्लोर बिलो, नीचे जो नीचे फ्लोर्स बंद कर दिए हैं। अब तो यहाँ भी जाली लगा दी है, पहले एटलीस्ट यहाँ से था एंट्रेंस, और वो चाबी देके हम लोग लेके गए थे अंदर, पर अब तो यहाँ पे भी पूरी ग्रिल कर दी है कि सिर्फ आपको ये दिखता है कि यहाँ ग्रिल लगी हुई, नीचे से कोई रास्ता है, पर जाने नहीं देते। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती है। ये देखिए, ये अंदर 322 फीट लॉन्ग कॉरिडोर है, जिसमें सारे कमरे ये सब they have been sealed. These have been sealed totally. Her father's written a book. और ये भी जैसे अब्रप्टली ऐसे ईंट से वगैरह बंद कर दिए हैं। ये हमारे साथ एक दिवेकर थे, वो अब नहीं रहे, वो आए थे तब उन्होंने ये टॉर्च लगा के दिखाई थी क्योंकि अंधेरा था वहां से। तो ये सब ब्रिक टप है, इतने नीचे कमरे हैं और कॉरिडोर्स हैं, पैसेज। और इन्होंने क्या किया, जब ये भी संगमरमर यहाँ से निकाल लिया गया है अंदर से। अब ये जो है यहाँ पे सिर्फ ब्रिक्स हैं टूटी हुई, यहाँ के हु सील्ड देम, तब से ही, जब से आर्कियोलॉजी वालों ने खोल के ही नहीं देखा, ब्रिटिशर्स ने भी खोल के ही नहीं देखा कि अगर ये सील क्यों किया है तब से। क्योंकि यहाँ सब जो मूर्तियां मिली, जो कुछ उन्हें नहीं चाहिए था, शिलालेख मिले, वो सब दबा दिए, बंद कर दिए। These are all sealed doorways. Okay, now I'll tell you what a minaret is. Islamic minaret. ये इस्लामिक minaret है और ये डोम है, इस पे कुछ इन्वर्टेड फ्लावर वगैरह कुछ नहीं होता। ये है ओमान की एक मस्जिद है, जहाँ पे ये जो मीनार होती है ये इससे ऊंची होती है और ये उस बिल्डिंग का भाग ही होती है, दिस इज पार्ट ऑफ एक ही है ये। और यहाँ पे इसका पर्पस ये होता है कि मुल्ला ऊपर आके अजान के लिए उठाता है, सबको आवाज लगाता है, पर अब इसका कोई इतना महत्व नहीं रहा है, इट इज जस्ट सिंबॉलिक। फिर भी ये मीनार बनाते हैं क्योंकि इसकी यूटिलिटी वैल्यू अब नहीं रही है, क्योंकि अब घड़ियां आ गई हैं और माइक्स आ गए हैं, उस पे से आवाज लगा सकते हैं, पर एक ट्रेडिशन है इसलिए इट इज सिंबॉलिक। सो ओनली वन मीनार इज देयर which is part of the building. It is higher than the dome. The dome is
plain, no lotus, inverted lotus or no design. And this crescent is of this type. वो शिवलिंग के अपने जैसा वैसा नहीं होता है, ऐसा या सी के आकार में होता है. ये एक मॉस्क, ये दूसरी मॉस्क, जो कि ये मीनार है, ये इसका भाग ही है. यहाँ जाके वो आवाज लगाएगा. और ये गुंबज है, इस पे कुछ इन्वर्टेड फूल नहीं है, कुछ नहीं. ये सब मॉडर्न भी इसमें ऐसे है, तो पुराने जमाने में कोई वो अपनी ट्रेडिशन तोड़ के थोड़ी बनाएंगे. ये जब अब ये वो ताजमहल की जो जिसे कहते हैं मस्जिद, तो इसमें देयर आर नो मिनारेट्स. दिस इज नॉट फेसिंग मक्का. देन देयर आर 3 डोम्स. तो मस्जिद पे मिनारेट नहीं. आप अगर इसे मस्जिद कहते हैं तो क्या इसकी यूटिलिटी है? इसमें भी बहुत मंजिलें हैं, इसमें कमरे हैं, रहने के जगह है. एंड द सेम पर्सन वही लिखते हैं लेखक कुछ, इट वाज अ प्लेजर हाउस. यहाँ पे सब लोग बहुत ही उत्सव मनाते थे और ये प्लेजर हाउस था. कब प्लेजर हाउस था? अगर वो मुमताज के मरने के बाद तो हो नहीं सकता, और मुमताज के पहले तो था ही नहीं, तो प्लेजर हाउस कैसे हो? तो कहीं ना कहीं वो लिख जाते हैं कुछ ना कुछ, जो ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने बनाया. इसलिए वो राजा जयसिंह का पैलेस जो मानसिंह से उन्हें मिला हुआ था, वो वैसे का वैसा हस्तगत किया गया, जबकि ब्रिटिशर्स ने बाद में पैलेस को प्लॉट कर दिया. प्लॉट वॉज टेकन ओवर. ये मस्जिद के बीच में अंदर बनी हुई सूर्य फूल के हैं, और ऐसे बहुत सारे डिजाइन वगैरह. मस्जिद के अंदर तो कुछ अलाउड नहीं है ऐसा कुछ बना. जब ये सामूहिक यहाँ पे नमाज होती है तो ये बीच में इसका खलल पड़ेगा. ये कोई भी ऐसे नहीं बनाएगा बीच में. तो ये एक्चुअली यहाँ फवारे थे या यज्ञ कुंड हो सकता है, पर फवारे की ज्यादा शक्यता है, क्योंकि ये मेहमान खाने थे कम्युनिटी लिविंग के लिए. प्लेजर हाउस थे यहाँ पे, जो मंदिर में मेहमान आते थे दर्शन के लिए, यात्राएं होती थी, उन सब के रहने का निवास स्थान था. अच्छा, ये एक और यहाँ पे बावली बुर्ज है, ये दिखाती हूँ. बुर्ज कुठे गेला? ये पहले दिखा. वो जो मैंने मस्जिद के पास एक बुर्ज दिखाया है, यहाँ पे ये लकड़ी का दरवाजा और ये लॉक लगा हुआ है. इसमें क्या है? तो इसके अंदर एक 7 स्टोरी वेल है, ट्रेजरी वेल, जो मैंने आपको पहले उसमें प्लान में दिखाई थी कि वहां पे वो ट्रेजरी वेल है. उसका ये हम लोगों ने टॉर्च डाल के फोटो निकाली. इसके चारों तरफ ये 7 मंजिलें हैं. ये अष्टकोणी है. ये 9 फीट बाय 9 फीट यहाँ कमरे हैं सब 8. ये 8 कमरे हैं. ये ट्रेजरी वेल इसलिए है कि राजा के पहले कोई वो कॉइन्स वगैरह, मतलब जो नोट्स या ऐसे तो नहीं होते थे करेंसी, तो जो भी सोना चांदी या कॉइन वो सब होते थे, यहाँ पे उनके जो मुंशी वगैरह सब बैठते थे और हिसाब करते थे. या यहाँ ठंडक के लिए मेरा 9 फीट बाय 9 फीट ऐसे रूम्स हैं यहाँ. 8 और 7 मंजिलें, इतने कमरे हैं. और यहाँ जब कोई शत्रु आ जाता था तो, और ये यमुना से नीचे से जुड़ी हुई है, तो वो पूरे अपने ट्रेजर वगैरह यहाँ डाल देते थे और उससे बचाव करते थे, और बाद में वो निकाल लेते थे वहां से, जिस मैकेनिज्म से कुछ करते थे. ऐसे लखनऊ में वगैरह भी बावली बुर्ज हैं जो ट्रेजरी वेल्स हैं, जिसमें नीचे गोमती के नदी से जुड़ी हुई है, वैसे ये यमुना से जुड़ी हुई है. तो अब इन ट्रेजर वेल्स का क्या काम है यहाँ? तो ये पूरी भारतीय पद्धति की हिंदू संस्कृति की है, और इसके अंदर सीढ़ियां हैं नीचे तक जाने को, अच्छी से सीढ़ियां बनी हुई. वो बीच में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स गए हैं वो वही थे बादशाह नामा वगैरह के. वो अगर फिर से फुर्सत मिले तो दिखा दूंगी, पर अभी टाइम हो रहा है इसलिए सब जो मैंने बता दिए हैं वैसे तो. फिर ये गौशाला, वहां से आके जब आप पूर्वी दीवार से पूर्वी मंजिल आते हैं तो वहां पे एक गौशाला मिलती है, क्योंकि गौशाला विद इन द precincts outer courtyard of the Taj Mahal to the east of the main gateway at the extreme end of the courtyard. Note that the Goshala is a pure Sanskrit, not Persian name. What purpose does a cowshed serve in a mausoleum? Was that too part of the temple or palace complex? Whereas Goshala भारतीय घर की या मंदिर की या
महल की एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। ये गौशाला ऐसी है। आज इसका स्वरूप ये है, ये गौशाला है, चाय पेड़ है यहाँ से। ये अब आप सारा ताजमहल देखने के बाद ये थोड़ा समझ सकेंगे कि ये कैसे नदी यहाँ से आ रही है। ये दूसरे बुर्ज और जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए यहाँ से 10.5 मील तक के जो महल थे वो कुछ कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उसके अवशेष ऑल अलोंग कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। ये वो दो है, ये मस्जिद और ये दोनों एक जैसे जो अतिथि गृह थे वो हैं एक्चुअली। ये गौशाला के बाद किचन था, ये ओरिजिनली किचन था, पर अब यहाँ पे एक सरंदी बेगम, शाहजहां की एक और बेगम थी, उसको भी दफना दिया यहाँ कहीं इसके पास ही। और एक खातून सातुन निसा खानम, उसकी दासी थी, उसको भी दफना दिया इसके ऑपोजिट। यानी कोई खाली जगह मिली उसको वहां दफना दो, कब्जा कर लो और उसका नाम दे दो, बस तो हो गया मुस्लिम। और इसी वजह से ये मुस्लिम आर्किटेक्चर कहा जाने लगा। जो फादर ऑफ आर्किटेक्चर हैं फर्ग्यूसन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी, वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि कई जैन, बुद्ध और हिंदू टेम्पल ये सब मुस्लिम्स ने कन्वर्ट कर लिए, बट फॉर कन्वीनियंस सेक वी विल कॉल इट एज मुस्लिम आर्किटेक्चर। अब बताइए, ऐसे करके जो हमें ऐसे लगता है ये तो मुस्लिम आर्किटेक्चर, डोम, मिनारेट्स, कुरान, कब्रें। अब मैंने ये सब आपको अपनी तरफ से कोशिश की है। और ये सब रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिए गए, ये पूरे मिस्टर ओक हैज चैलेंज कि ताजमहल ये नाम भी आप बखरों में से या किसी भी औरंगजेब या शाहजहां के तत्कालीन रिकॉर्ड्स में से निकाल के दिखाइए। इट्स अ चैलेंज, नोबडी हैज आंसर्ड हिम। एंड सेकेंडली उनका रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का जर्नल में उनके पत्र छपे हैं, उनके और गोडबोले जी के भी, उसको भी किसी ने भी रिबेटल नहीं दिया है। और जो कि पूरे बड़े बड़े संस्थाओं में भेजे जाते हैं, करीब 100-150 संस्थाओं में आर्किटेक्चरल वो भेजे जाते हैं, और उन्होंने चैलेंज किया है ये सब। उन्होंने इलियट एंड डाउसन, फिर ये मार्विन मिल्स की जो उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग की थी, और ये सब उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं कहाँ से लिए। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। कोई भी मन की बात नहीं है, ये अपने मन गढ़न कुछ लिख दिया हो। और ये जो स्लाइड्स बनाए ये भी हमारे पहले के प्रचारक अशोक अठोले जी थे, उन्होंने बनाए थे और मुझे दिए हैं। और मैंने इन पे थोड़ा उनसे भी अध्ययन किया, और अब वो कोई भी बताने वाले नहीं रहे, तो उनका ये इन्होंने पीएनओक ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस, इसमें पेज 20 to 26 में बादशाहनामा का पूरा, he was the only one who has translated बादशाहनामा in English, these 2 pages to find this out. Till date nobody has done that. क्या छुपाना चाहते हैं पता नहीं। तो आई थिंक आज हम यही पूरा करते हैं। बाकी भी पर्यटकों के ये हैं वृत्तांत, और बादशाहनामा का भी अगर आप सिर्फ फोटो, हाँ उसमें आप जो कह रहे थे बताऊं, मैं भी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में गई थी कि मुझे बादशाहनामा का पेज 402 एंड 403 ये हमारी पुस्तक में छपा हुआ है, और ओरिजिनल इसका पर्शियन टेक्स्ट। और एक और जल्दी से बता देती हूँ कि ये औरंगजेब का भी एक पत्र है, जो कि औरंगजेब ने 1652 में शाहजहां को एक पत्र लिखा है कि भाई ये तो ताजमहल, और कहते हैं 1653 में वो पूरा हुआ, 52 में वो कहता है कि मैं ताजमहल गया था, वहां के कई उसमें गुम्बदों से लीकेज हो रहा है और पुरानी हो गई है, तो उसको रिपेयर की जरूरत है। ये भी पत्र यहाँ दिया हुआ है, यह आर्कियोलॉजी में अवेलेबल है इस स्वरूप में। तो अगर वो 1653 में बन के पूरा हुआ, ताजमहल के बाहर ही वो प्लेक लगी हुई है कि 1631 से लेके 1653
53 तक 22 वर्ष लगे टैवियरनियर का जो कहना है। 22 वर्ष में तो 52 में वो पुरानी कैसे हो गई, पुरानी हो गई। और जो वहाँ के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए। यानी जो रियल थे वो वो आर्किटेक्ट थे ही नहीं। अगर जिन्होंने बनाया है उनको नहीं समझ आ रही तो किसको समझ आएगी। और मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये कहा गया कि आपको किस लिए चाहिए बादशाहनामा, उसमें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे दूसरा ही कुछ कॉजिनी का 402 403 किसी और ने लिखा हुआ बादशाहनामा के वो 2 पेजेस दिए, जो आके जब मैंने वो ट्रांसलेट करने मतलब मैच करवाए तो वो स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट अलग थी। और आजकल के कई पर्शियन लोग कहते हैं कि नहीं हम ये ट्रांसलेशन नहीं करके देंगे आपको। इतनी उनकी हिम्मत है। जानने वाले कहते हैं आपको जो उसमें ढूंढना है वो कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ऐसे वो दे प्री सपोज। एंड दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इतिहासकार या इतिहास तज्ञ हैं वो उन्होंने हर तरह से इस संशोधन को सैबोटेज करने की कोशिश की हुई है। और इसलिए जो सबका कहना है कि आप उनको अप्रोच नहीं करते क्या या क्या, तो ऐसा नहीं है। ऑल अलोंग श्री पीएनोक जी ने हर डिग्निटरी जो ताजमहल विजिट करने आई है जगत की कोई भी, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो इतने से रहे, सबको पत्र लिखे। पत्र का कुछ उपयोग होता नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, उत्तर नहीं आया। सत्यपाल सिंह जी को 2-3 बार बोला आई विल डू द नीडफुल कहा। तो अब ये हम पर ही है, लोगों पर की है। आजकल जो यूथ है वो जागरूक हो जाए, अपनी जो आन बान शान है पुरानी संस्कृति की उसको क्लेम करें। ये कोई ताजमहल किसी आशिक ने रोते रोते बना दिया ऐसा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की, राजपूताना की, हिंदू शिल्पकला की आन बान शान है। और वो गर्व से कहें कि वो हमारा है।